हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की जो लेक्चर सीरीज मैंने शुरू की हुई है उसका नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है वेक्टर बैकग्राउंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम दोस्तों आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं बच्चों वो है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड क्या होती है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है किसी वेक्टर का, और कैसे हम किसी भी वेक्टर के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं, और क्या क्या फॉर्मूलाज हैं डेरिवेटिव की एक सिंपल सी डेफिनेशन भी आप लोगों को बताई जाएगी। अगर अभी तक आपने जो मेरी पिछली वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो वो देख ले। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो बिना समय को खराब किए करते हैं शुरू आज की क्लास। तो बच्चों, करते हैं शुरू। आज का पहला टॉपिक जो है स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। सो स्केलर फील्ड पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर फील्ड क्या है, कि स्केलर फील्ड किसे बोलते हैं। स्केलर फील्ड से पहले आपको सिंपल पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली क्या है, वो टर्म्स जिनके थ्रू हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकें, या फिजिकल क्वांटिटी वो टर्म्स हैं जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकें, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, प्लस वन क्लास में हम पढ़ के आए हैं। एक होती है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर वेक्टर्स वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर। और स्केलर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है, मतलब किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। तो स्केलर फील्ड अब क्या है। अब फील्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। फील्ड वर्ड आपने कई बार सुना भी होगा, ठीक है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये टर्म्स आप प्लस वन प्लस टू में ऑलरेडी बच्चों पढ़ के आए हो। स्केलर फील्ड का क्या मतलब है दोस्तों। होता क्या है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो पार्टिकल की पोजीशन पे डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखाऊं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इसका एग्जाम्पल लेता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है ना, प्लस वन में पढ़ते थे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये किसका फॉर्मूला होता था भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था। ठीक है, ये पढ़ा है हमने प्लस टू। तो आप देख सकते हो पोटेंशियल का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है चार्ज की वजह से, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, मतलब डिस्टेंस पे, या कह लो पार्टिकल की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है ना। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पार्टिकल की पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, मतलब अलग अलग पोजीशंस पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलने वाली है, अलग अलग मिलने वाली है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मेरे पास बच्चों एक ये चार्ज था प्लस क्यू, ठीक है, मेरे पास एक ये चार्ज है प्लस क्यू, और इस चार्ज के आसपास, मतलब जितनी भी फील्ड है इसकी चार्ज के आसपास जितनी भी जगह है, उस जगह पे मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, मान लिया एक पॉइंट मैंने यहां पे लिया ए, एक पॉइंट मैंने यहां लिया बी, और एक पॉइंट मैंने यहां लिया सी। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, तो हम सिंपली बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, है ना। यही है। अब क्यू तो यहाँ हमारा ये फिक्स है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स होती है, सबको याद है, 12th में पढ़ के आए हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है ना क्या होता है, 9 × 10⁹ 9।
यही होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू होती है 1/4πε की, जो कांस्टेंट है ना। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे अब ध्यान से देखो, ये प्लस के चार्ज है, पॉइंट सी है, पॉइंट बी, पॉइंट ए है। अब पॉइंट सी कम डिस्टेंस पे है, पॉइंट बी से थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे है, पॉइंट ए और ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पोटेंशियल पूछूं तीनों पॉइंट्स पे, तो पॉइंट ए पे मान लिया पोटेंशियल है वी ए, पॉइंट बी पे पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वी बी, पॉइंट सी पे पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वी सी। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों की वैल्यू अलग अलग आने वाली है, अलग अलग आने वाली है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल है वी सी, इट विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और जो पोटेंशियल है पॉइंट बी पे, इट विल बी ग्रेटर देन पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो दैट मींस इस चार्ज की वजह से अलग अलग पॉइंट्स पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस पोटेंशियल की यहाँ हमें एक फील्ड मिल गई, और उस फील्ड में अलग अलग पॉइंट पे वैल्यूज इसकी अलग अलग आएंगी, यूनिक वैल्यूज आएंगी पर्टिकुलर पॉइंट पे। सी पॉइंट पे वैल्यू होगी वी सी, बी पॉइंट पे होगी वी बी, और ए पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी, वी ए होगी। तो फील्ड बेसिकली क्या है, स्केलर फील्ड, कि किसी भी स्केलर फिजिकल, किसी भी स्केलर क्वांटिटी की एक ऐसी रीजन जिसमें हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आए, मुझे मिले, मुझे उस फिजिकल क्वांटिटी की, समझ गए। एक तो एक ऐसी रीजन, समझ गए। तो स्केलर फील्ड क्या है बच्चों, एक ऐसी रीजन, रीजन मतलब जगह, एक ऐसी रीजन जहां पे मुझे उस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की हर एक पॉइंट पे यूनिक वैल्यू मिले, मतलब अलग अलग वैल्यू मिले। पॉइंट सी पे यूनिक वैल्यू मिल रही है वी सी, पॉइंट बी पे यूनिक वैल्यू मिल रही है वी बी, पॉइंट ए पे यूनिक वैल्यू मिल रही है वी ए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब मैं अब आपको स्केलर फील्ड की डेफिनेशन लिख के दे सकता हूं। तो स्केलर फील्ड अगर हमें डिफाइन करनी है तो हम उसको सिंपली क्या लिखेंगे कि द रीजन ऑफ स्पेस, क्या लिखेंगे कि द रीजन ऑफ स्पेस, द रीजन ऑफ स्पेस in which a scalar quantity has unique value, in which a scalar quantity has unique value, has unique value at every point, at every point, is called scalar field, is called scalar field। आई होप सबको समझ में आ गया कि स्केलर फील्ड क्या है। वो रीजन स्पेस की जिसमें किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की हर पॉइंट पे हमें एक यूनिक वैल्यू मिले। जैसे यहाँ हमने देखा कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके चारों ओर जितनी भी स्पेस है, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इस प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर मुझे क्या मिल गई, एक स्केलर फील्ड मिल गई, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फील्ड मिल गई, है ना। समझ में आ गया। तो ये है एक सिंपल सा एग्जांपल। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मेरा पोटेंशियल है, इट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब किसी भी पार्टिकल की पोजीशन 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है, पढ़ा है हमने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, है ना। मान लिया कोई पार्टिकल यहाँ है तो उसकी पोजीशन को मैं एक्स वाई जेड इन 3 कोऑर्डिनेट से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जरूरी नहीं ना ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही मैं लूं, प्लस क्यू के चारों ओर पॉइंट डी भी मैं ले सकता हूं जिसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। तो इस पॉइंट डी पे यहाँ जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू और जेड वैल्यू इन तीनों पर डिपेंड करेगी, है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल है इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, है ना। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पे, वाई कोऑर्डिनेट पे, जेड कोऑर्डिनेट पे। तो वी एक्स वाई जेड का क्या है बच्चों, एक फंक्शन है, क्लियर है। अब आपको पता है कि अगर मान लिया मैंने जैसे यहाँ पे पॉइंट लिया, ये एक मान लिया P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और अगर मैं इसको ओरिजिन से मिला दूं तो मुझे यहाँ इसका क्या मिल जाता है, पोजीशन वेक्टर,
है ना। तो पोजीशन वेक्टर आर जो हमें पता है किसके इक्वल होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही होता है ना। तो इसका मतलब मैं सिंपली ये भी लिख सकता हूँ पोजीशन वेक्टर आर एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, तो आई कैन आल्सो राइट दिस स्केलर फील्ड वी एक्स वाई जेड एज वी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। ये भी हम बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे स्केलर फील्ड सभी को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर नहीं समझ में आई तो क्या पॉइंट समझ में नहीं आया वो भी लिखें जरूर कमेंट बॉक्स में। तो स्केलर फील्ड के बाद बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फील्ड के बारे में कि वेक्टर फील्ड क्या है। ठीक है, अब वेक्टर फील्ड, अब वेक्टर तो सबको बता दिया मैंने। वेक्टर क्या होता है, जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी हो और कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी हो। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर फील्ड। ठीक, अब वेक्टर फील्ड भी स्केलर फील्ड की तरह ही है। वेक्टर फील्ड में बस हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने जो फिजिकल क्वांटिटी ली थी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, जो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर फील्ड के केस में हम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे जो वेक्टर होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लूं, जो प्लस टू में आप पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है ना प्लस टू में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड चैप्टर में, सेकंड यूनिट में आपने पढ़ा है 12th में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं लूं जो एक वेक्टर क्वांटिटी है ई, आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, है ना। यही फॉर्मूला होता है ना उसका, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज एफ अपॉन क्यू। या आपने ये भी फॉर्मूला इसका पढ़ा होगा कि इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब आपने इसके मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, या वेक्टर फॉर्म में भी आपने पढ़ा होगा कि इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, अपॉन आर स्क्वायर इंटू उसका पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना है, आर यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में लिखते थे इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बच्चों वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो डिपेंड करती है पोजीशन पे। जैसे सेम अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, सेम एग्जांपल लेके चलूं बच्चों अगर मैं, तो आप देखोगे इस चीज को कि सपोज मेरे पास यहाँ पे ये एक प्लस क्यू चार्ज है और इसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने लग जाऊं किसी गिवन पॉइंट ए पे फिर किसी पॉइंट बी पे, तो दोनों में मुझे फर्क दिखने वाला है। पॉइंट ए नजदीक है तो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, आउटसाइड, बाहर की तरफ। तो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई ए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ई ए जो होगा वो पक्का ई बी से ज्यादा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट ए प्लस क्या चार्ज के नजदीक है। तो इसका मतलब पोजीशन पे डिपेंड करती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों, पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, कि उस पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, उस पॉइंट की पोजीशन कहाँ है। तो वेक्टर फील्ड की भी सेम डेफिनेशन बन जाती है बच्चों कि एक ऐसी रीजन स्पेस के अंदर, ठीक है ना, एक ऐसी रीजन स्पेस के अंदर जहां पे जो उसकी वैल्यू है हर एक पॉइंट पे और डायरेक्शन यूनिक हो, उसे हम बोलते हैं वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूं, सेम डेफिनेशन है स्केलर फील्ड की तरह कि द रीजन ऑफ स्पेस, the region of space in which a vector quantity, in which a vector quantity has unique value, has unique value, value का मतलब बच्चों मैग्नीट्यूड होता है, एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, तो उसे बच्चों हम बोलते हैं वेक्टर फील्ड। क्लियर?
क्लियर है जी वेक्टर फील्ड? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है डेरिवेटिव्स। तो यानी कि यहाँ एक बार थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ, तो इसका मतलब बच्चों आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लिख सकते हो एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशंस। मतलब किसी पार्टिकल के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का पोजीशन वेक्टर आप का फंक्शन आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे फंक्शन होगी उसके कोऑर्डिनेट्स का, पार्टिकल के एक्स वाई जेड, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, ई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और वी कैन सिंपली राइट ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, वेक्टर फील्ड समझ में आ गई। अब वेक्टर फील्ड के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको समझाने वाला हूं दैट इज डेरिवेटिव। ठीक है, कि डेरिवेटिव क्या होता है। वैसे तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ के ही आए हो, लेकिन फिर भी चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक वेक्टर का एग्जांपल लेके हम समझेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर, कि किसी एक वेक्टर का अगर डेरिवेटिव एक्सप्लेन करना हो तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है ना, किसी भी वेक्टर का अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, तो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि वेक्टर जो है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ हम एग्जांपल लेके चलेंगे डेरिवेटिव को एक्सप्लेन करने के लिए, कि सपोज मैंने माना कि लेट देयर इज ए वेक्टर ई। ठीक है, एक वेक्टर है ई एंड दिस वेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी से टी। तो मैंने माना लेट दिस वेक्टर ई is a function of a scalar quantity, function of a scalar quantity से t। ऐसे ही मान लिया कि सपोज कोई वेक्टर है e और वो वेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। मतलब e जो वेक्टर है इट डिपेंड ऑन t, मतलब t की वैल्यू अगर चेंज करूंगा ना तो e की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। समझ गए? तो अब मैंने माना कि सपोज मैंने ई के अंदर कुछ चेंज किया, मतलब टी के अंदर लगा लो कुछ चेंज किया, कि मान लिया अभी इसकी जो इनिशियल वैल्यू है, सपोज मैंने माना कि इसकी जो इनिशियल वैल्यू है ई की, ठीक है, ई की जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है, टी पे ई टी। ठीक, अब मैंने टी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, टी में मैंने कितना इंक्रीज किया, डेल्टा टी इंक्रीज किया। सपोज कितना इंक्रीज किया, डेल्टा टी। सपोज यहाँ पे डेल्टा टी मैंने क्या किया, इंक्रीज, किसमें, वैल्यू ऑफ टी में। तो अगर मैं टी की वैल्यू चेंज करूंगा, यहाँ पे टी की वैल्यू में चेंज करूंगा, मतलब मैंने टी की वैल्यू कितनी कर दी, अब टी प्लस डेल्टा टी कर दी, तो ऑटोमेटिकली ई की वैल्यू भी चेंज होगी। ई की वैल्यू भी क्या होगी भाई, चेंज होगी। और ई की वैल्यू चेंज होगी, सपोज नई जो वैल्यू हमारे मिली वो कितनी होगी, अब ई एज ए फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, यही होगी, क्योंकि ई टी पे डिपेंड कर रहा है। अब जो वैल्यू आएगी उसमें वो फंक्शन किसका होगी, टी प्लस डेल्टा टी का होगी। तो अब अगर, ठीक है ना, अब अगर मैं चेंज इन ई निकालूं कि ई में कितना चेंज आया, डेल्टा ई, अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई डेल्टा ई निकाल लो, ये जो ट्रायंगल वाला सिंबल है इसे डेल्टा बोलते हैं सिंपली हम। तो अगर मुझे डेल्टा ई पूछ लिया जाए कि भाई ई में कितना चेंज आया, तो वो मैं कैसे निकाल लूंगा। अब जो फाइनल वैल्यू है हमारी ये वाली, मतलब ई एज ए फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा हमारी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या आती है हमारी, ई इज ए फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि शुरू में तो ये टी का फंक्शन था, फिर टी बढ़ा के टी से टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, तो अब ये बन गई वैल्यू। तो चेंज कितना आया डेल्टा ई में, ई इंटू टी प्लस डेल्टा टी माइनस ई टी। तो अब अगर कोई मेरे से पूछ ले कि रेट ऑफ चेंज इन ई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टी, अगर ये मुझे निकालने को मिल जाए डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, तो क्या बनेगा, मतलब सिंपली मैंने दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देना, तो इधर मैं डेल्टा टी से डिवाइड करूंगा तो ये बन गया डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, और इधर ये बन जाएगा डेल्टा ई की वैल्यू रख दो ई इंटू टी प्लस डेल्टा
टी माइनस ई इंटू टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये आ गया। तो ये मेरे पास क्या आया है भाई, चेंज इन द वेक्टर क्वांटिटी E विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द स्केलर क्वांटिटी T, है ना, यही आया है। दोबारा नए पेज पे इसको लिख लेता हूँ। तो हमारे पास बच्चों जो चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी E था विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्केलर क्वांटिटी T, वो कितना आया था, E एज ए फंक्शन ऑफ T प्लस डेल्टा T माइनस E एज ए फंक्शन ऑफ T डिवाइडेड बाय डेल्टा T, यही आया था। ठीक है जी, यही आया था वो। तो अब ये तो आया हमारा कि कितना चेंज है टोटल ई में बटे कितना चेंज है टोटल टी में। लेकिन अब अगर मैं ये जो चेंज है ना डेल्टा टी में, ये डेल्टा टी में चेंज आया है, अगर ये बहुत ही कम हो चेंज, ठीक है ना, कि अगर मैं इसको बहुत कम मान लूं, लिमिटिंग केस लेके चल लूं, ठीक है ना, तब उसे डेरिवेटिव बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि द वैल्यू, अब मैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखने वाला हूं, ध्यान से समझना है सबने, कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई बाय डेल्टा टी in the limiting case, in the limiting case when delta t tends to zero, delta t tends to zero, मतलब कि जब हमारा डेल्टा टी जीरो होना चाहे, मतलब ये जो डिफरेंस है टी में और टी प्लस डेल्टा टी में, ये डेल्टा टी लगभग जीरो हो, मतलब बहुत ही कम हो, ठीक है, तब जो हमें मिलेगा उसे, मतलब तब जो ये डेल्टा ई बाई डेल्टा टी की वैल्यू होगी, समझ रहे हो, कि डेल्टा ई बाई डेल्टा टी की वैल्यू जब डेल्टा टी जीरो होना चाहे, उसे उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव इज कॉल्ड, डेरिवेटिव इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टी, तब उसे हम बोलेंगे डेरिवेटिव ई का, किसकी विद रिस्पेक्ट में, टी की विद रिस्पेक्ट में। यानी कि बच्चों डेफिनेशन क्या बन गई डेरिवेटिव की, कि अगर मुझे कोई कहे डेरिवेटिव निकाल लो डी ई बाय डी टी, यही होता है ना डेरिवेटिव, डी ई बाय डी टी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर ये निकालने को कहा जाए तो मैं सिंपली क्या निकालूंगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा ई बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो ये चीज मेरी किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, डेरिवेटिव को। यानी कि मैं कह सकता हूं कि डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा ई बाय डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, ई एज ए फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है, माइनस ई एज ए फंक्शन ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, अगर यहाँ डेल्टा टी की लिमिट जीरो को टेंड करे तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव। वैसे मैथमेटिक्स में ऑलरेडी आपने पढ़ा भी हुआ है। क्लियर है जी, समझ में आ गया सबको डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया, डेरिवेटिव क्या है, वेक्टर फील्ड क्या है, स्केलर फील्ड क्या है। तो बच्चों अगर ये टॉपिक समझ में आया अच्छे से, और अगर आपने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो पिछले मैंने टॉपिक से वीडियोस बनाई हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जाने से पहले भाई लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके ही जाना, एंड कमेंट करना मत भूलना। अच्छे करो कमेंट, चाहे बुरे करो, एक बार बताओ कि कैसी लगी वीडियो, जो कमी पेशी लगी वो भी बताओ, कोशिश की जाएगी इसको दूर करने की। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।